फैकल्टी। तो कल हम लोग ने पहले दिन की ट्रेनिंग में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, में रिस्क इन्वॉल्व है बट अनलिमिटेड गेन्स पॉसिबल है। उसके कारण आप एम्प्लॉयमेंट लाते हो, उसके कारण आप कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हो और खुद के बॉस रह रहे हो। बी योर ओन बॉस, इसलिए इस ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप ही एक लौती चीज है विच हेल्प्स यू बी योर ओन बॉस। तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप देखा और फिर हमने 5 स्टेजेस में कैसे एक बिजनेस को आइडिया से लेके बिजनेस तक बनाया जाए हम उसको देख रहे हैं। तो कल हमने पहली 2 स्टेप्स देखी है। पहला था आइडिएशन, जिसमें हमारा मेन चीज था कि हम अलग अलग आइडियाज सोचेंगे कि आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उन आइडियाज को हम इवेल्युएट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस। कल वो टोयोटा के 5 वाइज, वो वाली चीज भी हमने देखी थी कि हम बहुत बार वाई पूछ के आखिर खुद की समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये आइडिया अच्छी है या नहीं। सेकेंड स्टेज था इवैल्यूएशन, जिसमें हम देख रहे थे कि क्या आखिर इस आइडिया से पैसे बन सकते हैं, क्या इसके एसोसिएटेड रिस्क है, एंड ओवरऑल क्या करंटली कंपटीशन क्या कर रही है और मैं किस तरीके से अलग हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं तीसरी स्टेज, जो है बिजनेस प्लान प्रेपरेशन। तो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आइडिएशन और इवैल्यूएशन देखा और आज हम देखेंगे बिजनेस प्लान प्रेपरेशन। तो बिजनेस प्लान एग्जैक्टली क्या है? बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द गोल्स ऑफ अ बिजनेस। आप आखिर करना क्या चाहते हो, ये बिजनेस अल्टीमेटली किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, तो वो आपका गोल ऑफ द बिजनेस है। एंड मेथड्स फॉर अटेनिंग दीज गोल्स। तो मेथड से हम ये डिटेल में जाएंगे कि हम किस तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है, क्या मशीनरी लगने वाली है, तो एकदम डिटेल में उसके ऊपर एक टेक्स्ट बुक जैसे लिख देंगे कि अगर किसी को भी चाहिए तो एक ये रेडी रेकनर रहेगा विच हैज ऑल द डिटेल्स ऑफ व्हाट योर बिजनेस इज गोइंग टू डू, हाउ इट इज गोइंग टू डू, व्हाट इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये सारी की सारी चीजें हम एक बिजनेस प्लान में कवर करते हैं। एंड द टाइम फ्रेम, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक गोल के लिए होती है वो है टाइम फ्रेम। बिकॉज हम हर चीज पॉसिबल है करना, सब कर लेंगे, बट अगर वो सीमित टाइम में नहीं करे तो फिर कोई फायदा नहीं। बिकॉज हर चीज से रिलेटेड रिसोर्सेस है, आपका एनर्जी जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है। आप बोलोगे कि मैं ये बिजनेस को 5 साल तक सिर्फ डेवलप ही करते रहूंगा, तो तब तक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाएंगे। तो गोल्स हैव टू बी टाइम बाउंड एंड उस कारण से बिजनेस प्लान इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि आपके क्या गोल है, आप उनको किस तरीके से अचीव करोगे एंड किस टाइम फ्रेम में अचीव करोगे। तो इसके हम लोग डिटेल्स देखते हैं। उसके पहले एक ये बिजनेस वैल्यू स्टेटमेंट, ये मैं मेरे सारे BYOB वर्कशॉप में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सबको मैं ये एक शॉर्टकट जैसा देती हूँ कि दिस इज लाइक अ स्मॉल समरी ऑफ व्हाट योर बिजनेस इज। आप कभी भी अपना बिजनेस प्लान बनाने से पहले एक इस टाइप का चीज बना लोगे और इसको आप लिख के ना आपके जहां भी आपको सामने दिखता है वहां पे आपके बेड साइड पे, आपके टेबल के बाजू में, आपके वॉलेट में एक पेपर में लिख के रखो, बिकॉज दिस समराइजेस आपका एंटायर बिजनेस। तो इसके जो फील्ड्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो एज क्या वाला पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज म्यूट करें। ओके, थैंक यू। सो बिजनेस वैल्यू स्टेटमेंट में एज अ, यहाँ पे आएगा आपका बिजनेस ओनर। तो जैसे हमने बोला था कि एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ बेकरी एक्सपर्ट, जो हम कल कुकी और बेकरी वाला एग्जाम्पल देख रहे थे, तो यहाँ पे वो आएगा आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस का नाम आएगा। तो मे बी बिजनेस का नाम आपका है स्वीट ट्रीट या जो भी आप बिजनेस का नाम रखना चाह रहे हो। सो यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी भी आ गई क्योंकि आपने उसके साथ एक नाम एसोसिएट किया, आप उससे इमोशनल कनेक्शन फील करोगे। एंड इमोशनल कनेक्शन है, सो यू नो इट इज योर बेबी नाउ। आप उसको डेफिनेटली आगे 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 बढ़ाने की कोशिश करोगे बिकॉज उस बिजनेस को एक नाम है, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिया है एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स दिस बॉन्ड एंड कनेक्शन। वैसे बिजनेस इज योर बेबी एंड उसको एक नाम देके यू आर क्रिएटिंग दिस बॉन्ड एंड कनेक्शन। फिर आपका टारगेट ग्रुप। तो कल हम लोग ने देखा था कि कुकी शॉप के इसमें आपका टारगेट ग्रुप था वर्किंग पीपल
जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अनहेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं। हमने वो मोबाइल ऐप के इसमें देखा था कि यंगस्टर्स जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को एडिक्टेड है, व्हाट्सएप को एडिक्टेड है, तो वो हमारा टारगेट ग्रुप था। तो एज क्या, जेंडर है उनका, किस टाइप का उनका इनकम है, किस टाइप की जगह पे रहते हैं, टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, इंडियन है, फॉरेनर है। तो इस टाइप के बहुत बहुत तरीके से हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए कि हमारा एग्जैक्टली टारगेट ग्रुप कौन है। बिकॉज आप अगर हर जन के लिए प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। रादर आप अगर अपना फोकस पिन पॉइंटेड रखोगे, आप उस चीज को एकदम नैरो डाउन करोगे, तो आपको पता है कि ये मेरा एक आइडियल कस्टमर है और इस टाइप के लोगों को मुझे टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो मे बी इंस्टाग्राम या फेसबुक इज अ वेरी गुड वे टू रीच आउट टू देम। बट आपको, बिकॉज वो ज्यादा शायद न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, बट मे बी अगर आपको एक 50-year-old अंकल को टारगेट करना है तो शायद एक लोकल न्यूज़पेपर इज अ बेटर ऑप्शन टू टारगेट हिम, आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए कि सर ये हमारा एक नया प्रोडक्ट या सर्विस हम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज वो पेपर ज्यादा पढ़ते हैं रादर देन फेसबुक यूज करने के। तो इस तरीके से आप अपना जो टारगेट ग्रुप एज डेमोग्राफिक्स के हिसाब से डिवाइड करोगे। फिर आता है करंट पेन पॉइंट। तो करंट पेन पॉइंट इज नथिंग बट कि क्या प्रॉब्लम है लोगों को, वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसके किस तरीके से वो लोग डेली लाइफ में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो आप जितना उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, जो हमने आइडिएशन फेज में देखा था और इवैल्यूएशन फेज में भी देखा था, तो करंट पेन पॉइंट उसी का एक संक्षेप रूप में हम लिख रहे हैं। माई स्ट्रेंथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने कल डिस्कस नहीं की और आज हम डिस्कस करेंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इंडिविजुअल, आपकी कुछ स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी कुछ वीकनेस रहेगी। कुछ जन होता है जो बहुत टेक्नोलॉजिकली साउंड होता है, कुछ जन होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ जन होते हैं जिनको लीगल नॉलेज बहुत अच्छी होती है या जिनका बैंक्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो आपको ये देखना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड आपको उस हिसाब से आपकी टीम बनानी है कि ये स्ट्रेंथ मेरी है। सो टेक्निकल नॉलेज अगर आपको है तो आप सोच सकते हो कि मैं एक ऐप बनाने के या सॉफ्टवेयर बनाने के बिजनेस में जाऊं। बट अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है और फूड रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, बेकरी रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको इस टाइप का एक टीम मेंबर हायर करना पड़ेगा जो आपको बेकरी चलाने में हेल्प कर सके और आप वो अपना टेक्निकल नॉलेज में भी मार्केटिंग में यूज करो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। आई थिंक यही चीज हम लोग ने रेज्यूमे और लिंक्डइन में भी देखी थी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमें हमारे हमेशा स्ट्रेंथ पे ही प्ले करना है। We always have to play on our strengths because that is what is our USP. That is what separates us from the rest of the candidates या from the rest of the world. So ये एक इंट्रोस्पेक्टिव वाली चीज है एंड आपको आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखनी है। फिर ऑल्टरनेट्स अवेलेबल, ये हमने जो कल देखा था कि कंपटीशन क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सो कुकी के एग्जाम्पल में गुड डे बिस्किट, पार्ले जी, ये सारे एग्जाम्पल्स थे। एंड आपके इसमें था कि कोई गेम बना रहा है या 100 रुपए वाला वो जो ऐप मैंने एग्जाम्पल दिया था। सो वो टाइप के आपके ऑल्टरनेटिव्स है जो अवेलेबल है। या कोई सोचता है कि मैं सीधा अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दूं ताकि मैं सोशल मीडिया नहीं करूं, तो वो भी एक आपका कंपटीशन है कि देर आर एप्स जो बोलते हैं कि आपका फोन ही हम एयरप्लेन मोड में डाल देंगे। तो दैट इज योर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन। एंड फाइनली माय डिफरेंशिएटर। तो कल हमने जो कुकी के एग्जाम्पल में देखा था कि आई बेक हेल्दी कुकीज यूजिंग हेल्दी एंड गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, तो वो आपका यूएसपी था एट अफोर्डेबल रेट। वो आपका यूएसपी था कि बाकी लोग हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते बट वो 100 रुपए में बेच रहे हैं, बट मैं मेरा प्रोडक्ट 25 रुपए में बेच रहा हूँ। बिकॉज जैसे सर ने भी कल बताया था कि यू हैव टू डेवलप अ बिजनेस which is for a good group, for a large set of people, and you are able to deliver it in an economic manner. तो जो हमने आइडिएशन फेज में ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखे थे, तो वो आपका डिफरेंशिएटर है। एंड फाइनली ये जो ओनर वाला है, दिस इज सो दैट यू टेक ओनरशिप। आप अपनी साइन करोगे, सो यू आर काइंड ऑफ कमिटिंग टू दिस टेम्पलेट, यू आर कमिटिंग कि हाँ ये मेरा बिजनेस आइडिया है, ये मेरा बिजनेस नेम है,
ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, and this is what I'm going to go ahead with. This is what I'm going to do. So ये हमारा बिजनेस वैल्यू स्टेटमेंट है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स या कुछ पूछना है? मैडम ये यूएसपी जो है ना, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हाँ, इसके बारे में जरा बताएंगे? ओके, ठीक है। तो यूएसपी जो हम लोग ने इवन रेज्यूमे और लिंक्डइन के वक्त भी बात किया था, और जो एक एज एन एंटरप्रेन्योर भी है, तो वो है कि आप दूसरे लोगों से कैसे हटके हो। तो अगर अपन ने कल का सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल लिया, तो जो सामने वाले ये जो कंपटीशन है, ऑल्टरनेट्स अवेलेबल, कंपटीशन आज वो एप्लीकेशन 100 रुपए में दे रही है और उसमें कुछ एड्स नहीं दिखा रही है, बट मैं मेरा एप्लीकेशन 10 रुपए प्रति महीना देने को तैयार हूँ। तो दैट इज योर यूएसपी। आपका अगर जो यूजर इंटरफेस है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा यूएसपी इस स्लाइड, ये स्लाइड है, ये जो क्लीन आपको स्लाइड दिख रही है, वर्सेस शायद कोई दूसरा अगर ट्रेनर होगा उनकी स्लाइड्स इतनी क्लीन नहीं होगी। तो आई से दिस इज माय यूएसपी, कि मेरी स्लाइड्स एक अलग क्वालिटी की है, एक अलग टाइप की है। तो यूएसपी वो चीज होती है जो आपको दूसरों से अलग करती है, जो आपको दूसरों से सुपीरियर बनाती है। तो आपका यूएसपी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ समझनी है, और आपको मार्केट में क्या है, इन दोनों का जो मिश्रण है, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैं कुछ हटके क्या करूं जिसके कारण कस्टमर मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस को यूज करे। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अभी डी फार्म के सारे बच्चे हैं, और अगर कोई केमिस्ट की स्टोर डालना चाहते हैं, तो शायद आपका डिफरेंशिएटर ये हो सकता है कि मैं घर पहुंच सर्विस दे रहा हूँ। जो दूसरे लोग बोलते हैं कि मिनिमम 500 का बिल होना चाहिए, बट मैं शायद 100 रुपए के लिए भी घर पहुंच सर्विस दूं, या व्हाट्सएप की आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर दो और मैं आपको दे दूं, आपको दुकान तक आने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें होती है जो कस्टमर को वाव फील कराए कि अरे वाह, इसके कारण मुझे आपके बिजनेस से खरीदना है, वो आपका डिफरेंशिएटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दवाइयों के साथ उनको शायद कुछ और अच्छे दूसरी चीजों का भी आप सजेशन दे कि आप ये ब्रांड की नहीं ले, रादर आप जेनेरिक भी ले सकते हो, आपको इफेक्ट सेम ही आएगा, बट आपके कॉस्ट बचेगी, बिकॉज ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन, सो वैसा। तो आई नो बहुत शायद क्रूड एग्जाम्पल होगा, बट ये टाइप की चीजें होती है जो एक पर्सनल अटेंशन है, जो एक फ्री शिपिंग बोलो, या तो अमेजोन पे भी जैसे बहुत सारे सेलर्स है फ्री शिपिंग दे रहे हैं, या तो आप दुकान में से फ्री डिलीवरी दे रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा फ्री भी दे रहे हो, कुछ स्पेशल क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, कि वो आते बराबर, आपका अगर एसी वाला है और बहुत गर्मी है, आप उसके साथ केमिस्ट की दुकान में आप खाने पीने की चीजें भी रख रहे हो, तो कोई आता है तो वो सोचेगा कि ठीक है चलो इसके साथ साथ मुझे दूसरी चीजें भी दिख रही है, मैं वो भी उठा लूं, और एक दुकान में जाने का मेरा चक्कर बच जाता है। सो ये टाइप के आपके यूएसपी कहलाएगा, ये आपका डिफरेंशिएटर कहलाएगा, जिसमें आप अपने आप को कंपटीशन के अगेंस्ट सेपरेट कर रहे हो और अपने आप को सुपीरियर बना रहे हो। करेक्ट मैडम, करेक्ट, गुड गुड, थैंक यू। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं, जो है फाइनल बिजनेस प्लान। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि बिजनेस प्लान हमें क्यों बनाना है, क्योंकि ये एक थीसिस जैसा है, ये एक टेक्स्ट बुक जैसा है, ये एक रेफरेंस मटेरियल जैसा हो जाएगा, जिसमें आप आपके बिजनेस के ऊपर सारी डिटेल्स दे रहे हो। कि कोई भी आपको अगर पूछे कि आपका बिजनेस आपने सोचा है सच में कि ये सिर्फ हवा हवा में बात है, तो नहीं, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन जो मे बी आप वर्ड फाइल में भी बना सकते हो, एमएस वर्ड में भी आप बना सकते हो, बट विच डिटेल्स आउट एवरीथिंग। आपके बिजनेस से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज आप इसमें डिटेल आउट करके लिखोगे। दिस विल हेल्प यू कि आपने हर चीज के बारे में सोच लिया कि आपके रिस्क क्या हो सकता है, आपको कितना पैसा चाहिए, आप कैसे बनाओगे, आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका डिफरेंशिएटर क्या है, आपने हर चीज डिटेल आउट की। एंड बाद में जाके जब आप एक बैंक के पास जाते हो कि मुझे लोन चाहिए मेरे बिजनेस के अगेंस्ट, तब ये बिजनेस प्लान आपके काम आएगा, बिकॉज इसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, इसमें सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है कि मैं अपने तरफ से इतना पैसा लगाऊंगा और मुझे बैंक से इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। So this is a very very important document, not just financially but also for a sound business.
तो इसके हम लोग एक एक पॉइंट्स देखते हैं। पहला है कंपनी डिस्क्रिप्शन। तो नेम ऑफ द कंपनी, सबसे पहले मैं हमेशा यही एंटरप्रेन्योर्स को सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप नेम ऑफ द कंपनी डेफिनेटली आइडेंटिफाई करो, बिकॉज इससे ना एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है, इससे एक वो अपनापन सा आ जाता है कि हाँ ये मेरा बिजनेस है और मुझे करना है, एंड इट बिकम्स लाइक योर पेट, इट बिकम्स लाइक योर बेबी। सो आपका नेम ऑफ द बिजनेस, आप कहाँ पे इसको करोगे। सो अगर जैसे कोई रिटेल स्टोर है तो क्या वो कौन सी चौक पे रहेगा, कौन सी सिटी में रहेगा, क्या आपने रफली सोचा है कि मैं इस रोड पे क्योंकि ज्यादा लोग आते हैं तो उस हिसाब से, तो कहीं पे आपने आपका होमवर्क किया है and इस हिसाब से आप अपना लोकेशन डालोगे। इन केस अगर वो नहीं है एंड डिजिटली आप प्रेजेंस दिखाने वाले हो, जैसे कुकी स्टोर के केस में आप घर से आपकी बेकरी ऑपरेट कर रहे हो बट आपका शायद एक वेबसाइट होगा, तो वेबसाइट का नाम क्या होगा, आप डोमेन पे सर्च कर लो कि आप जो नाम रखना चाहते हो क्या वो अवेलेबल है, या सिमिलर क्या नाम हो सकता है जो अवेलेबल है। तो वो टाइप की चीजें विल बी वेयर योर कंपनी इज लोकेटेड एंड हु विल बी द ओनर्स। तो आप तो डेफिनेटली एक ओनर हो, बट डू यू फील लाइक टू स्टार्ट विद, जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि मैं अकेले बिजनेस नहीं स्टार्ट करूं, मेरे साथ कोई पार्टनर हो, थोड़े से ज्यादा लोग हो जाए तो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, एक तो कैपिटल भी जो पैसे का रिक्वायरमेंट है वो स्प्लिट हो जाता है, एंड हर कोई अपने अपने नए नए स्ट्रेंथ्स लेके आता है, नई नई इंफॉर्मेशन और टैलेंट्स और स्किल्स लेके आता है। तो उस हिसाब से फिर आप सोचेंगे कि मेरे साथ कौन पार्टनर्स है, को ओनर्स इस बिजनेस के कौन होने वाले हैं, वो सारी चीजें आएगी इस कंपनी डिस्क्रिप्शन में। सेकंड आता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि एग्जैक्टली मैं ऑफर क्या करना चाहता हूँ मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में, इसमें आप डिटेल आउट करेंगे। सो कल हमने इवैल्यूएशन में जो बोला था, जो 30 वर्ड्स और लेस में था, कि व्हाट माय प्रोडक्ट इज, व्हाट माय सर्विस इज, व्हाट एम आई गोइंग टू ऑफर टू द कस्टमर, ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस में आएगी। और उसके साथ साथ आएगा कि मेरा प्राइस क्या होगा। तो कभी भी हम प्राइस आइडेंटिफाई करने से पहले उसका पहला स्टेप आता है कि हम कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बार ये स्लाइड हो जाती है, मैंने कॉस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड आउट स्लाइड बनाई है, तो उस हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा प्राइस क्या होने वाला है, एंड उसके हिसाब से कंपटीशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पिछले साइड में देखा, तो कंपटीशन किस टाइप का प्राइस चार्ज कर रही है, हम कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। मतलब ऐसे नहीं हो कि लोगों को अवेलेबल है 25-30 रुपए में और हम दे रहे हैं 100 रुपए में। सो यू नो देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना चाहे, तो उस हिसाब से हमें एक रैशनलाइज तरीके से प्राइस भी डिटरमाइन करनी है। फिर आता है मार्केट एंड कॉम्पिटिशन एनालिसिस। तो अगेन ये चीज हम लोग ये मैं करते हैं। पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट यू टू म्यूट। सो मार्केट एंड कॉम्पिटिशन एनालिसिस, अगेन इसमें भी हमने देखा था कि हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या है, सो उसके बारे में हम लिटरली हर एक जन को लिस्ट आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरा स्वीट ट्रीट होम बेकरी है, बट उसके अगेंस्ट मैं डालूंगी कि पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट देता है 5 रुपए में इतने ग्राम, सिमिलरली गुड डे इतने रुपए में इतना बिस्किट ऑफर करता है। एंड बाकी मैं जो गांव में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बॉम्बे में हूँ, तो बॉम्बे में नियर बाय कौन लोग है या पॉपुलर लोग कौन है और वो लोग क्या प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहे हैं, तो हमने हमारी कंपटीशन की पूरी स्टडी कर ली। उसके साथ साथ मार्केट एनालिसिस मतलब बिस्किट का डायरेक्ट कंपटीशन क्या है। तो कल ही मैंने बोला था कि जो लोग बिस्किट नहीं खा रहे, मे बी वो लोग फरसान खा रहे हैं, मे बी वो लोग भेल खा रहे हैं, मे बी वो लोग मिसल खा रहे हैं। सो ये आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन हुआ। मैं स्वीट कुकी ऑफर कर रही, टोस्ट खाते हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। तो आपको जो लगता है कि जो आपके प्रोडक्ट के साथ क्लोजली कॉम्पीट करेगा, वो सारे प्रोडक्ट्स का आपको लिस्ट आउट करना है। एटलीस्ट 5 कंपटीशन आपको पता होने चाहिए, तब आपने, मैं कहूंगी कि थरो रिसर्च किया है। ऑफकोर्स जितने ज्यादा करोगे उतना बेटर है, बट मिनिमम 5 होनी चाहिए। तब आपने अलग अलग कैटेगरी में अगर समझ के लिया है, तो आपका एक साउंड स्टडी है, एंड आइडिएशन एंड इवैल्यूएशन फेज में आपने थोड़ा टाइम डाला है, एंड तब जाके आपका बिजनेस
प्लान थोड़ा साउंड होगा, थोड़ा फूल प्रूफ होगा, और आगे जाके आपको वापस से बिजनेस आइडिया को रोकने की या रीथिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा मार्केट एंड कंपटीशन एनालिसिस में आता है। फिर आता है मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग एकदम सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो है कि कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। इसको आप किस तरीके से बताओगे? इसको आप बता सकते हो न्यूज़पेपर, रेडियो के माध्यम से, इसको आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से बता सकते हो, आप अपना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कई बार एक नई दुकान खुलती है तो वहां पे ऐसे सब बलून्स वगैरह जो लगा के रखते हैं, एक छोटी सी पूजा करते हैं, तो इससे लोगों को समझ में आ जाता है। तो वो भी एक किस्म की मार्केटिंग ही है। जाने अनजाने में हम मार्केटिंग ही कर रहे हैं कि एक नई दुकान खुली है तो लोगों का उस पर ध्यान आकर्षित होता है। या तो आप लोगों को कमीशन दे, सो जैसे आपने सेल्स टीम को हायर किया है, या जो टपरवेयर आमवे के लोग करते हैं कि घर से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर से वो टपरवेयर और आमवे बेच रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट उनको कंपनी कमीशन देती है। सो 20-25% जो भी उनको मिलता है वो उनका कमीशन है। सो अलग अलग तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग हम कल एकदम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम और नए नए इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं। तो आप किस हिसाब से आपने आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई किया? तो जो हमने पहले भी बोला कि आप आपका टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे, एंड डेमोग्राफिक। तो अगर वो यंग इंसान है तो उसको एक अलग किस्म की मार्केटिंग ज्यादा बेटर अफेक्ट करेगी। एंड अगर कोई थोड़ा बुजुर्ग है तो मे बी social media, so Twitter may not be the right channel, Snapchat may not be the right channel. तो इस हिसाब से अगर थोड़े ओल्ड लोग हैं, मे बी फेसबुक वो लोग यूज करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ट्विटर और स्नैपचैट वो इतना यूज करते हैं। तो उस हिसाब से हम टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के अपना मार्केटिंग का प्लानिंग करेंगे कि हमें किस वे में अपने कौन से मीडियम को यूज करते हुए मार्केटिंग करनी है। फिर आता है अपना ऑपरेशन प्लान। सो ऑपरेशनल प्लान यानी हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बेकरी का है तो बेकरी के इसमें आएगा कि मुझे क्या क्या यूटेंसिल्स चाहिए, किस टाइप का अवन चाहिए, किस टाइप के सिलिकॉन के मोल्ड्स चाहिए, और जो भी किचन आइटम्स चाहिए वो सारी चीजें इसमें आएगी। क्या टाइप की मैं पैकेजिंग करूंगी जिससे मेरी कुकीज सिल नहीं जाए, तो वो सारी आपके ऑपरेशनल प्लान में आएगी। अगर आपकी सर्विस है, जैसे हमने कल देखा था अबाउट द एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, तो उस केस में आपका ऑपरेशनल प्लान में आ जाएगा कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, या मेरे डेवलपर्स कौन होंगे, ये डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, इसके लिए क्या टाइम ड्यूरेशन, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो कोड्स लिखना पड़ेगा, तो वो कोडिंग के लिए कितना टाइम मुझे लगेगा, उसका मैं किस हिसाब से टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी ऑपरेशनल प्लान्स में आएगी। तो व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द मशीन दैट इज नीडेड, एंड व्हाट इज द प्रोसेस। तो जो हमने डिटेल आउट किया कि अगर बेकरी है तो उसमें रेसिपी सारी चीजें आएगी, और अगर एक सॉफ्टवेयर है तो उस केस में आएगा कि हम किस तरीके से अपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके करेंगे, कितने दिन जाएंगे वो टेक्नोलॉजी में कोडिंग करने को, हम उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्या वो एंड्रॉइड के लिए है कि एप्पल के लिए भी है, iOS के लिए भी है। तो ये सारी चीजें आपके ऑपरेशनल प्लान में है। तो अभी ये स्लाइड में कहीं पे कुछ और मैं डिटेल में अगर बताऊं, किसी को कोई डाउट्स है? मैडम मार्केटिंग जो बताया ना अभी आपने, जी सर। मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है मैडम? ओके, तो मार्केटिंग एंड सेल्स, आई थिंक हम ये बहुत लूजली यूज करते हैं कि मार्केटिंग करना ही सेल्स है और सेल्स करना ही मार्केटिंग है। बट अगर मैं टेक्निकली, बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड, मैं आपको अगर डिफरेंस बताऊं तो मार्केटिंग इज नथिंग बट आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आप अवेयरनेस दिला रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सर्फ एक्सेल, ओके, सो सर्फ एक्सेल का मार्केटिंग क्या होगा कि वो न्यूज़पेपर में ऐड देता है, वो टीवी में ऐड दिखाता है कि दाग अच्छे हैं, उस हिसाब से लोगों को ध्यान में आ जाता है कि बच्चा इतना गंदा हो गया, पर उसकी मम्मी को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी ने सर्फ एक्सेल में कपड़े भिगाए और एकदम सफा, एकदम साफ हो गए। तो इससे मैंने मार्केटिंग ये की कि मेरा पाउडर सर्फ एक्सेल जो है उसकी ये क्वालिटी है कि आप
आपको गंदे से गंदा दाग भी अगर रहेगा, आपको बस थोड़ी देर अपने कपड़े को उसमें भिगाना है, बिना ज्यादा किचकिच के, बिना ज्यादा मेहनत के आपके कपड़े बेदाग हो जाएंगे। ये मार्केटिंग है कि मेरे प्रोडक्ट क्या है, मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, मैंने कस्टमर को, जो आप हैं, आपको कम्युनिकेट किया, जिस कारण से आपको इच्छा होगी कि अरे मेरे घर में अभी बहुत गंदे कपड़े हो रहे हैं, या जो महंगे कपड़े होते हैं हम कई बार सोचते हैं कि उसको हम सर्फ एक्सेल से, एंड जो डेली वाले कपड़े हैं उसको हम व्हील या रिन या जो भी दूसरे डिटर्जेंट से करेंगे। तो ये जो एक थिंकिंग आपके दिमाग में बैठ गई कि अच्छे कपड़े हैं या बहुत दाग है तो उसको मैं सर्फ एक्सेल में धोऊंगा तो उससे बेटर कपड़े की शाइन आएगी या साफ अच्छे होंगे, वो मार्केटिंग का काम है। सेल्स इसमें क्या होगा कि जब आप आपकी किराना की दुकान में जा रहे हो, वहां पे अगर आपको सर्फ एक्सेल मिला ही नहीं तो ये मार्केटिंग तो फालतू हो गई। सेल्स का ये काम है कि जो दुकान में आप जाते हो, जहाँ पे कंपटीशन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां पे सर्फ एक्सेल भी मिलना चाहिए। तो आप जब किराना की दुकान में जा रहे हो, वहां पे अगर सर्फ एक्सेल मिल रहा है तो वो सेल्स टीम ने अपना काम सही से किया। तो ये सेल्स है। और मार्केटिंग यानी कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जागरूक कराना, ताकि कस्टमर खुद आके बोले कि मुझे सर्फ एक्सेल चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, सो अगर कोई और डाउट नहीं है तो हम बिजनेस प्लान के दूसरे और थोड़े पहलू देखते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इसमें हमने देखा कि बिजनेस ओनर कौन है, उनके नाम और आपकी कंपनी के नाम आएंगे। यहाँ पे आ रहा है ये थोड़े जो बड़े कंपनीज अगर अपन सोच रहे हैं कि मे बी 5-6 लोग होंगे, कुछ होंगे जो साइलेंट पार्टनर्स होंगे, कुछ होंगे जो बाहर के इन्वेस्टर्स भी होंगे। सो टू स्टार्ट विथ स्मॉल स्केल बिजनेस में मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत शायद मैटर नहीं करेगा क्योंकि टीम साइज छोटी है। पर जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ते जाएगा, अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स, अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट, पैसे के रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएंगे, तब ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि मेरी टीम में कौन कौन लोग हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी टीम में किसी को रखा है जो थोड़े दिग्गज है, यू नो, फॉर एग्जाम्पल आपके शहर या गांव में वो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है और वो आपके अगर टीम मेंबर है, तो आप डेफिनेटली उनका नाम मैनेजमेंट में डालोगे और इससे आपका इम्प्रेशन और बेटर हो जाता है कि ये XYZ पर्सन जो है, इनने आपके बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली उनने थोड़ा जांच पड़ताल करके ही आपके इसमें पैसा लगाया है। और बैंक शायद थोड़ा और निसंकोच होकर आपको लोन दे सकती है। तो उस टाइप का मैनेजमेंट जो है वो कहलाता है कि आपके टीम मेंबर्स कौन है, क्या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जैसे आपके कॉलेज में का एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो कॉलेज का मैनेजमेंट कहेंगे कि प्रिंसिपल सर आएंगे, जो HODs है वो मैनेजमेंट में आएंगे, जो आपका फैकल्टी है वो आपका मैनेजमेंट में, ये पूरा एक मैनेजमेंट बनता है। तो HODs में आप बताएंगे कि ये इस फील्ड में डॉक्टरेट है, इनका ये बैकग्राउंड है, इनका ये एक्सपीरियंस है। तो उससे अपने आप कॉलेज का कैसा कितना अच्छा इंप्रेशन जम जाता है। सिमिलरली बिजनेस में भी इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो हु आर द की मेंबर्स, व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज, वो टेबल पे क्या ला रहे हैं, वो इस बिजनेस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर कोई मैनेजमेंट का मेंबर CA है तो आप बोल सकते हो कि इसलिए जो मेरा इंटरनल ऑडिट है वो मेरे CA वाले जो टीम मेंबर है, जो को ओनर है, वो ही इंटरनल ऑडिट पूरा मैनेज करेंगे। तो बैंक को भी एक खातरी हो जाती है कि ओके, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये थोड़े साउंड है। अगर आपकी टीम में कोई है जो शायद जिनने कोई कंपनी में सेल्स का कोई काम किया था, रीजनल मैनेजर रह चुके हैं, ASM रह चुके हैं, तो आपने अगर वो बोला तो फिर बैंक को एक थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, यानी इनको सेल्स कैसे करना है, सेल्स चैनल क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, ये मार्केट तक थोड़ा अच्छे से पहुंचा ही देंगे प्रोडक्ट को। तो इस हिसाब से आप कभी भी आपकी जब टीम मेंबर्स या टीम में नए लोगों को लाते हो तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि कौन से अलग अलग फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, ताकि सबकी अलग अलग अगर स्ट्रेंथ हुई तो ओवरऑल आपके बिजनेस में एक वो संपूर्ण, एक कंप्लीट होलिस्टिक हो जाता है आपका बिजनेस, एक फुल हर अलग अलग डोमेन में उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है।
फिर आता है स्टार्टअप एक्सपेंस एंड कैपिटलाइजेशन। तो इसमें हम जानेंगे कि आपके बिजनेस में जो हमने पहले देखा ऑपरेशनल प्लान में, मार्केटिंग प्लान में, तो आखिर आपको बिजनेस को पैसे की क्या क्या जरूरत है। तो मैंने कहा कि मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में मैं सोशल मीडिया में मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड्स करूंगी, या तो मैं दुकान में डालूंगी, तो दुकान में पहले इनिशियली दुकान वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा, जिसके कारण वो मेरा प्रोडक्ट एकदम दुकान में घुसते बराबर वो सारी जगह पे रखे। तो उसको मैंने सपोज 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया या उस हिसाब से, तो ये सारा आपका मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया। ऑपरेशनल एक्सपेंस में आपका आएगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या मशीनरी चाहिए, अगर आपको डेवलपर्स चाहिए आपके एप्लीकेशन के लिए तो उनको भी आपको फीस देनी पड़ेगी, तो वो उनकी क्या फीस है। कोई भी और चीज के लिए आप एडिशनल रिसोर्स अगर एम्प्लॉय कर रहे हो, कोई जगह है, अगर आप एक दुकान भाड़े पे ले रहे हो तो दुकान का क्या भाड़ा है, टेबल कुर्सी है, वो सब चीज का क्या भाड़ा है, ये सारी चीजें मिला जुला कर आपका कैपिटल एक्सपेंस में आ जाती है। एंड उसके बारे में आप इधर मेंशन करोगे कि दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने को चाहिए। आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, वो सारी चीजों के भी पैसे इसी चीज में आ जाएंगे। तो नेट नेट आपके बिजनेस को कल जाके शुरू करने के लिए इतना खर्चा होगा, वो आपका स्टार्टअप एक्सपेंस या कैपिटलाइजेशन एक्सपेंस कहलाता है। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान में आता है कि आपका ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। सो ब्रेक इवन जो है वो है कि आप कब जाके आपने आपकी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर लिया। सो अगेन इसके ऊपर एक डिटेल में स्लाइड है, ये पॉइंट को आप बस दिमाग में रखो। ब्रेक इवन एनालिसिस फाइनेंशियल प्लानिंग में आएगी कि कब से आप जाके पैसा कमाना शुरू करोगे, ये आपका फाइनेंशियल प्लान में आता है। एंड फाइनेंशियल नीड्स, तो आपको पता है कि टोटल मेरा बिजनेस स्टार्ट करने को इतना पैसा चाहिए, मेरा इस दिन से मैं पैसा बनाना शुरू करूंगा, मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, एंड मैं खुद की तरफ से, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 1 लाख रुपए चाहिए, मैं अपने जेब से 30,000 रुपए डाल रहा हूँ, बट मुझे रिक्वायरमेंट है 70,000 रुपए की, एंड उसके लिए मैं बैंक आपके पास आया हूँ कि मुझे प्लीज 70,000 के लोन की रिक्वायरमेंट है। वो चीज आपकी फाइनेंशियल नीड में आएगी कि दिस इज द मनी आई नीड फ्रॉम यू, और ये मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। तो आप बैंक के पास जा रहे हो, या आपके कोई रिलेटिव के पास जा रहे हो, कोई फ्रेंड के पास जा रहे हो, या आगे जाके कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा रहे हो। सो दिस इज व्हाट विल बी अबाउट कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप खुद के जेब से कितना डाल रहे हो। तो ये फाइनेंशियल नीड में आ रहा। तो ये स्लाइड में किसी को कोई और डाउट या कुछ पूछना है? ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग अभी देखने वाले। नेक्स्ट Ganesh, ma'am. yes. Yes. Madam, should we copy other business plan? If no, then what should be different or unique? Our plan must be compared to the. So अभी मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि why do you want to copy other business plan? Is it कि आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मेरा प्लान अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा? क्या वो रीजन है जिस कारण से आप बोल रहे हो कि शुड बी कॉपी? मैडम जैसे अभी बोला ना आपने, जैसे आप अगर समझो हमें मार्केटिंग ऐड करना है, तो आप फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर न्यूज़पेपर से हम कर सकते। हमें कुछ डिफरेंट या फिर यूनिक करना है मैडम एडवर्टाइजमेंट, तो हमें किस तरह करना चाहिए? कुछ जनरल पॉइंट्स? नहीं, जब मैंने कहा कि यूनिक करना है, यूनिक से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स मत करो। फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स डेफिनेटली करो एज एज एन इंडिविजुअल जो खुद दूसरे लोगों का मार्केटिंग प्लान्स हैंडल करती है। आई एम टेलिंग यू कि करंटली दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। काफी कम रेट पे आप बहुत बड़ी ऑडियंस को केटर कर सकते हो, तो डेफिनेटली यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। बट हाउ यू विल बी यूनिक इज आप किस तरीके से अपने कंटेंट को दिखाते हो। तो अगर हर किसी के इसमें बहुत ही सिंपल बोरिंग एक ही टाइप की इमेज डाली है, तो आप उसको क्रिएटिवली कैसे पुट अक्रॉस करते हो, वो आपका यूएसपी होता है, वो आपका स्पेशलिटी होता है, वो आपका यूनिकनेस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ आपको बताना है,
जनरली न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपका क्या कंटेंट लिखा होता है या आप किस टाइप की इमेज यूज करते हो वो ही मेन मैटर करता है। तो अगर आप जैसे केमिस्ट का ही दुकान खोल रहे हो, लाइक नेटमेड्स वर्सेस दूसरे जो भी ब्रांड्स है, मुझे दूसरों के नाम याद नहीं आ रहे, बट अगर हर कोई लिखेगा फर्स्ट ऑर्डर 100 रुपीज ऑफ, तो उसमें तो कुछ सेपरेट हुआ ही नहीं। अगर नेटमेड्स वर्सेस कोई और नाम मुझे बताओ, XYZ फॉर एग्जाम्पल, XYZ मेड्स और नेटमेड्स दोनों का फेसबुक पे ऐड मुझे सेम ही दिखता है कि फर्स्ट ऑर्डर 100 रुपीज ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर 100 रुपीज ऑफ, तो मेरे लिए तो दोनों सेम ही रहे, मैं नेटमेड्स छोड़ के XYZ पे क्यों जाऊं। बट अगर आपने बोला कि XYZ पे 250 रुपीज ऑफ, तो शायद एक कस्टमर बोलेगा कि हाँ मेरा इधर का फर्स्ट ऑर्डर वैसे भी हो गया और नया अकाउंट तो बना के कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे मुझे 250 रुपीज ऑफ दिख रहा है, तो मे बी वहां पे मैं जाऊंगा। या तो आप बोल रहे हो कि नेटमेड्स पे तो नॉर्मल मेडिसिन है, फाइजर और एबिट वगैरह की, बट यहाँ पे वो आपको एक ऑल्टरनेट XYZ सजेस्ट करता है। XYZ बोलता है कि एबिट के बदले में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसके बदले में जेनेरिक मेडिसिन कौन सी ले सकते हो, एंड आई हैव दोज मेडिसिन अवेलेबल विथ मी, सो नाउ यू आर अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम नेटमेड्स, कि हाँ इस नेटमेड्स तो मुझे ब्रांडेड दवाइयां ही बेचता है और वो मेरे को थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, उससे अच्छा अगर सेम API ही है तो मुझे सादे वाला चल जाता है, जेनरिक मेडिसिन से मेरा काम हो जाता है, मेरे पैसे बच जाते हैं एंड इट इज इफेक्टिव। तो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इन द कम्युनिकेशन। या तो अगर बोलेंगे कि जैसे घड़ी डिटर्जेंट अगर बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी, आप अगर उसकी ऐड देखोगे तो वो हमेशा दिखाता है कि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, हम लेटेस्ट से लेटेस्ट अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन यूज करके अपने प्रोडक्ट को हमेशा सुधारते रहते हैं, वो उसका एडवर्टाइजिंग करने का तरीका। वैसे ही सर्फ एक्सेल का तरीका है कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों को खेलने दो, तो उसका फिर अपने आप टारगेट ग्रुप हो गया कि वो एक इमोशनल कनेक्ट आपसे बनाने की कोशिश करता है। तो मार्केटिंग में एक ये चीज भी कही जाती है कि सबसे पहले आता है आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, कि मेरा प्रोडक्ट डिटर्जेंट है तो सबके प्रोडक्ट्स डिटर्जेंट है, मेरा प्रोडक्ट का ये प्राइस है तो ठीक है सबके अलग अलग प्राइस है, बट अगर आप एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बना पाते हो तो उस चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक मे बी बहुत सारी मम्मी लोग हमेशा सोचेंगे कि हमारे बच्चे अभी बहुत गंदे करके आते हैं कपड़े, तो मैं घड़ी छोड़ के बच्चों के कपड़ों के लिए सर्फ एक्सेल यूज करूंगी। तो वहां पे आपने आपका कम्युनिकेशन, आपका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से बना लिया। तो ये एक क्रिएटिव वाली चीज है, इसमें मतलब मैं कोई आपको रोड मैप जैसा बना के नहीं दे सकती, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव में आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेगी, इंस्पिरेशन लेके कुछ आपको खुद ही नया चीज क्लिक हो जाएगा। बट नेट नेट बात यही है कि आपका कंपटीशन जो कर रहा है डिट्टो सेम सिमिलर वर्ड्स यूज करके, सिमिलर डिजाइन यूज करके आप अगर बनाओगे ना, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मार्केट में कोई नया प्लेयर आया है। आई होप इससे आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओह या थैंक यू मैडम। ओके, कोई और क्वेश्चंस? ओके ठीक है, तो अब हम आते हैं कॉस्ट वर्सेस प्राइसिंग। तो पहले की स्लाइड्स में मैंने आपको जो बोला कि हम हमारे बिजनेस प्लान में हमें हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस डालना है वो भी हम उस प्लान में डालेंगे, बट प्राइस कहाँ से आएगी? मतलब मैंने कुकी बना ली तो मैं यूं ही तो नहीं बोलूंगी कि मैं मेरे 25 रुपए में कुकी बेचूंगी, मुझे देखनी पड़ेगी कि मेरी लागत कितनी है। आखिर मैं एक बिजनेस सेटअप कर रही हूँ, मुझे बिजनेस से पैसे कमाना है। द अल्टीमेट एम ऑफ अ बिजनेस इज टू मेक मनी। आप प्रॉफिट नहीं करोगे, आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे दोगे? तो उस हिसाब से आपको अपना प्राइसिंग अगर डिटरमाइन करना है तो द फर्स्ट स्टेप इज आपको कॉस्ट जाननी बहुत बहुत जरूरी है। एंड कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट यू पे। आप अपने जेब से, बिजनेस अपने जेब से क्या डाल रहा है, क्या सेटअप में पैसे डाल रहा है, रॉ मटेरियल खरीदने में पैसे डाल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे डाल रहा है, वो सारी चीजें आपका कॉस्ट हो जाती है। तो कॉस्ट को हम दो तरीके में देखते हैं, एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है वो चीज कि मैं मेरा माल बनाऊं या नहीं बनाऊं, प्रोडक्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो भी ये कॉस्ट तो मुझे लगने ही वाली है।
चाहे मेरा बिजनेस चले या नहीं चले, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा, अब जैसे एक ये एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर मैंने एक स्टॉल लगाया जिसमें मैं नींबू पानी बेच रही हूँ, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा कि मैंने एक मिक्सी ली है, मिक्सी में मैं नींबू का रस डालती हूँ, पानी डालती हूँ, शक्कर, और उसको घुमाती हूँ। तो ये मिक्सी जो है मेरी वो फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने एक स्टॉल खरीदा है, ये एक दुकान भाड़े पे ली है, उसका रेंट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। मैंने जो ग्लासेस यहाँ पे खरीदी है, ग्लास भी क्योंकि मुझे तो खरीद के रखनी पड़ेगी चाहे कस्टमर आए नहीं आए, वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। क्योंकि एक मैंने अलग से एक इंसान को वहां पे बिठाया है जो ये सारे काम करेगा, तो उसकी एक सैलरी है, कस्टमर आए नहीं आए मेरे को तो उसको पैसे देना है, तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपका फिक्स्ड कॉस्ट में कहलाती है, जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अगर है तो कनेक्शन विल बी अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट, विच डिपेंड्स कि आपने कितना माल प्रोड्यूस किया, तो आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। आपने अगर कुकी के एग्जांपल में आपने कितना आटा यूज किया, कितनी शक्कर यूज की, कितना घी यूज किया, कितना बटर यूज किया, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हुई। क्योंकि मैंने 100 ग्राम कुकी बनाई तो अलग अमाउंट आएगा, और 1 किलो कुकी बनाई तो अलग अमाउंट आएगा। सिमिलरली अगर बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे मेरे दुकान पे और एक जन से हो रहा नहीं है, और एंड मैंने ये देखा कि बिटवीन 6 से 8 के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और मुझसे अकेले से मेरा नींबू पानी का स्टॉल हैंडल ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं एक जन को हायर करूंगी 6 से 8 बजे के लिए, तो वो अगेन मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्योंकि मुझे दिख रहा है एक एडिशनल बिजनेस आ रहा है और एडिशनल आदमी को बिठाने से मैं एक्स्ट्रा बेच पा रही हूँ, तो वो अगेन मेरा वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से हम हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका जो मैंने कहा था डिटेलिंग आउट हम करते हैं, तो डिटेलिंग आउट आपकी हो जाएगी एंड आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपकी फिक्स्ड प्राइस को कम से कम करना है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस चला ही नहीं, वर्स्ट केस के लिए एक बिजनेसमैन को हमेशा रेडी होना चाहिए, अगर आपका बिजनेस चला ही नहीं तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी गई पानी में। तो इसलिए हमें ऐसी कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करें, एंड एक बार बिजनेस जब चलता हुआ दिख जाए तो शायद उसको थोड़ा 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 करके फिक्स्ड कॉस्ट में कन्वर्ट करें। तो अब कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये हमारी कॉस्ट है, मेरी इतनी लागत है। अब प्राइसिंग अगर जब भी डिटरमाइन करनी है तो प्राइसिंग हम इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि इतनी मेरी कॉस्ट है, इसके ऊपर मुझे लोगों की सैलरी वगैरह सारी कॉस्ट में आ गई, बट खुद को मैं कितना दूंगी, बिकॉज आप एक अगर बिजनेस बना रहे हो एंड इफ यू डोंट टेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट तो फिर तो वो एनजीओ हो गया। बट नो, यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपको खुद के मोटिवेशन के लिए भी यू हैव टू मेक प्रॉफिट, यू हैव टू टेक आउट सम मनी फॉर योरसेल्फ एंड फॉर बिजनेस। बिजनेस का एक ये रूल भी है कि आप अपने लिए तो पैसे निकालोगे ही, बट साथ साथ आप एक अलग से एक फंड जमा करोगे कि कुछ टाइम कभी ना कभी आएगा ही, अप्स एंड डाउन तो होंगे ही। जब आपका बिजनेस डाउन में जा रहा है तब ये जो रिजर्व मनी आपने जमा किया है, जो अपनी मम्मी लोग हमेशा एक रिजर्व मनी आटे के इसमें या चावल के इसमें जो जमा करके रखती है, जो डीमोनेटाइजेशन में बहुत सारा बाहर निकल के आया था, तो वो उस तरीके से आप एक रिजर्व कैश, एक रिजर्व सरप्लस बना के रखोगे कि किसी दिन अगर बिजनेस को थोड़ी चोट हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई तब ये रिजर्व पैसा आपके काम आएगा। तो उस सबको आपको साथ में लेके आपका प्राइसिंग डिटरमाइन करना है कि कंपटीशन तो क्या प्राइस रख रही है आपको पता है, मेरी कॉस्ट क्या है और उस पे एडिशनल मुझे कितना प्रॉफिट और ये सरप्लस के लिए पैसा जमा करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट में 25 रुपए में हो रहा है और मैं मेरा प्रोडक्ट कितने भी कम में बनाऊं, कम से कम प्रॉफिट भी अगर लूं और 65 रुपीज आ रहा है, तो शायद आपको वापस से सोचना चाहिए कि मे बी आपको इंग्रेडिएंट्स थोड़े चेंज करने हैं या कुछ, बिकॉज आप अगर कंपटीशन 25 में दे रही है और आप 65 में दे रहे हो, लोग अपने आप बहुत कम हो जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट में स्विच करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि मे बी यू आर एज क्लोज एज पॉसिबल
विद द कंपटीशन, बट अलोंग विद दैट आपको प्रॉफिट करना है, वो एक डेफिनेट आपका दिमाग में आइडिया क्लियर रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कॉस्ट वर्सेस प्राइसिंग का आइडेंटिफाई करते हैं। एंड फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो कॉस्ट और प्राइसिंग हमने इस रीजन से भी आइडेंटिफाई की, आगे जाके हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सके कि आखिर किस पॉइंट पे मैंने कितनी वॉल्यूम अपना प्रोडक्ट बना लिया, तब जाके मेरा मुनाफा होना शुरू होगा। तो आई थिंक ये एक जो मैथमेटिकल तरीके से ग्राफ में एक रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप ये देखोगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो एक्स एक्सिस जो है वो है कि मैं कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वाई एक्सिस है कि मैंने कितना सेल किया है। तो उसमें सेल में आपका सबसे पहले आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड वेरिएबल कॉस्ट इस ग्राफ से रिप्रेजेंट है बिकॉज इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, कि मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूँ उस हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो उसमें फिर आपका रेवेन्यू के साथ यहाँ पे ब्रेक इवन आता है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है नेक्स्ट स्लाइड पे, बट जो चीज मैंने पहले बोली, लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट, आपका अपने आप ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात कर रही हूँ, ये वाली जो लाइन है, बिकॉज इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ये मिक्सचर है, तो ये लाइन अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई तो अपने आप ये ऐसे आ जाएगी, एंड उस कारण आपका ब्रेक इवन जो रहेगा नया वाला, जो पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये था, अब आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ये हो जाएगा। तो इसलिए जो मैं आपको बोल रही थी कि फिक्स्ड कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश करनी है, एंड वेरिएबल में अगर जा रहा है तो चलेगा। इसको अपन एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो होममेड हेल्दी कुकी स्टोर जो हम कल देख रहे थे, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या होंगे कि अगर 0 प्रोडक्शन भी हुआ, इतना तो मेरी लागत हो ही गई है। ओवन जो मैंने कहा, स्टोर का रेंटल, सो अगर मैंने कोई भाड़े पे दुकान ली, बिकॉज मेरे घर पे मुझे नहीं शुरू करना है, मैंने भाड़े पे एक दुकान ली, बेकरी के जो यूटेंसिल्स है, अगर उसके साथ मुझे एक हेल्पर तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मुझे बेकिंग करना आता ही नहीं, तो वो मेरा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने एक शेफ को, एक जो बेकरी में पहले काम कर चुका है, उसको मैंने अपने इसमें हायर किया है, और उसको तो मुझे देनी ही पड़ेगी सैलरी, इवन दो अगर मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं है। तो ये सारी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में हो गया, एंड मे बी फिक्स्ड कॉस्ट इज 1500 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है, फिर नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा कि 1 किलो कुकी के लिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिया है, आटा मुझे चाहिए, शक्कर मुझे चाहिए, बिजली मुझे चाहिए, बिकॉज मैं अगर 1 किलो बना रही हूँ तो इतनी बिजली लगेगी, 2 किलो बना रही हूँ तो ज्यादा बिजली लगेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो उसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 300 रुपए फॉर 1 kg। फिर मैंने मेरा सेलिंग प्राइस, सारा प्रॉफिट को, कस्टमर को, कंपटीशन को ध्यान में रख के मेरा सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया कि मैं 600 रुपए फॉर 1 kg इज अ गुड प्राइस, जिसमें मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है और कस्टमर को खरीदने के लिए अफोर्डेबल भी है। सो 600 रुपीज फॉर 1 kg, दिस इज गोइंग टू बी माई सेलिंग प्राइस। तो अब हम अपना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द रेवेन्यू। ओके, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू द रेवेन्यू। तो 15,000 रुपए ये जो है, प्लस 300 इंटू एक्स, x is how many kgs I am selling, is equal to 600 into x, है ना। ये पैसा जो है ये मेरा खर्चा हुआ, 15,000 तो होगा ही खर्चा, और प्रति किलो 300 रुपए खर्चा होगा, और ये जब मैं 1 किलो बेचूंगा तो मुझे 600 रुपए मिलेगा। तो ये एक सिंपल इक्वेशन हो गया। तो 1500 इज इक्वल टू, ये 300 इस तरफ जाएगा तो अपने आप 300x हो गया, 600 माइनस 300, 300x आ गया, जिससे मुझे मिला x इज इक्वल टू 50। अब x क्या था अपना, kg था, तो दैट मीन्स यू हैव टू सेल 50 kgs ऑफ कुकीज टू ब्रेक इवन। तो इससे मुझे समझ गया कि मैं 50 किलो कुकीज जब तक बेचूंगी नहीं, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, तब
तक मेरा फर्स्ट रुपी जो मैं खुद ने कमाना शुरू किया वो स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको देखना है कि क्या 50 केजी बेचना पॉसिबल है कि नहीं है। तो मे बी आप सोचोगे कि हाँ शायद 2 दिन में 1 किलो बिकेगा, तो उस हिसाब से 50 किलो बेचने के लिए 100 दिन लग जाएंगे, विच इज 3 months ऑफ टाइम। मे बी यस 3 months ऑफ टाइम तक आप रुक सकते हो टू मेक द फर्स्ट रुपी ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक दैट इज डूएबल, दैट इज पॉसिबल। बट अगर आपको लगता है कि मेरा शायद 1 हफ्ते में 1 किलो बिकेगा, तो उस हिसाब से 50 हफ्ते में 50 किलो बिकेंगे, विच मीन्स कि आपको 1 साल लगेगा टू मेक दैट फर्स्ट रुपी ऑफ प्रॉफिट। देन मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल, मे बी आपको लगेगा कि नहीं 1 साल तक मैं नहीं रुक सकता कि प्रॉफिट, मेरा पहला पैसा प्रॉफिट का जो मेरे पास आए, इतना लंबा इज नॉट माई रिस्क एबिलिटी। फिर आप वापस से जाओगे और आप सोचोगे कि ठीक है यहाँ पे मैं कहीं पे कुछ चेंजेस कर सकता हूँ क्या, इज देयर एनी वे कि मैं मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस करूँ। हो सकता है कि ये जो हेल्पर है, हेल्पर के बदले में आपने सोचा कि उससे अच्छा मैं खुद किसी के अंडर ट्रेन हो जाऊं। आपने 3,000 रुपए में ट्रेनिंग ले ली और यहाँ पे जो आपका 10,000 रुपए हेल्पर के जा रहे थे, तो आपने 7,000 अपने आप सेव कर लिया। जो 10,000 रुपए आप हेल्पर को दे रहे थे, रादर 3,000 में आपने ट्रेनिंग करके आपने अपनी खुद की फिक्स्ड कॉस्ट ही रिड्यूस कर दी। So now the fixed cost instead of 15,000 it is 8,000 rupees. तो डेफिनेटली ये जो फिर है ये आपका टोटली चेंज हो जाएगा, आपका पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा एंड नाउ यू विल ब्रेक इवन मच मच सूनर। तो इवन तो अगर आप 1 महीने में एक हफ्ते में 1 किलो बेच रहे हो, तो भी नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल कि ओके दैट मीन्स मे बी 4 महीने में मेरा या 5 महीने में मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा एंड आई एम कंफर्टेबल, मैं इतना तो रुक सकता हूँ फर्स्ट पैसा कमाने के लिए। So this is how break even really helps you. So यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि why break even analysis is a must, जो बिजनेस प्लान में इसको आने की इसलिए भी इतनी जरूरत है because you are able to catch the missing expenses. आप कॉस्ट को फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल में डाल रहे हो, तो यू नो कई बार छोटी से छोटी चीज, जैसे आप बोलोगे कि इसमें मैंने पैकेजिंग का कॉस्ट तो लिया ही नहीं, तो देन यू विल बी लाइक कि अरे हाँ मैं कुकी को ऐसा हाथ में तो ले जाके नहीं दूंगा, एक पैकेट होगा, उस पैकेट को सील करने की एक मशीन होगी, तो अब एक फिक्स्ड कॉस्ट आ गया सील करने की मशीन और पैकेट आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो वो चीजें मेरी मिस आउट हो गई थी, बट ब्रेक इवन एनालिसिस से मुझे समझ में आ गया कि वो एक चीज है। इट हेल्प्स यू सेट बेटर सेल्स गोल। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपको अब पता है कि मुझे अगर 50 किलो बेचना है, अब मुझे पता है कि मुझे मेरी सेल्स टीम को फिर इतना टारगेट देना है। अगर आपकी कोई सेल्स टीम है तो आप उसको टारगेट दोगे कि अपने को 50 किलो बेचना है और 50 किलो अपने को 3 महीने में बेचना है या अपने को 2 महीने में बेचना है। तो नाउ यू आर ऑल्सो एबल टू सेट टारगेट फॉर योर सेल्स टीम एंड ऐसा हवा में बातें नहीं हो रही कि ठीक है जितना लगता है ज्यादा से ज्यादा बेचो। ज्यादा से ज्यादा बेचो इज अ वेरी वेग टर्म, रादर आप बोल रहे हो कि नहीं तुमको 1 हफ्ते में 2 किलो कुकी बेचनी ही बेचनी है। सो नाउ यू आर गिविंग देम अ सेल्स टारगेट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस ने आपको ये चीज हेल्प की है आइडेंटिफाई करने में। थर्ड चीज आती है बेटर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें आपको ये भी समझ में आता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मुझे कमाना है विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट प्राइस। सो प्रोडक्ट प्राइस तो मेरा फिक्स है क्योंकि कंपटीशन वगैरह जो दे रही है, बट मैं फिर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ खेल के, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राफ को चेंज करके ब्रेक इवन पॉइंट को पास में लाके किस हिसाब से आई कैन चेंज एंड प्राइस इट बेटर, तो वो आपका इधर आ जाता है एंड गेट फंडिंग फॉर योर बिजनेस। सो ब्रेक इवन एनालिसिस अगर आप जब भी कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि मुझे 50 किलो कुकी बेचनी पड़ेगी पहला पैसा कमाने के लिए, तो इन्वेस्टर कुछ होंगे जो बोलेंगे कि हाँ ठीक है 50 किलो बहुत बड़ी चीज नहीं, बट यहीं पे अगर आपको आता कि मुझे 500 किलो बेचना पड़ेगा पहला पैसा कमाने के लिए, तो शायद इन्वेस्टर खुद ही आपको बोलेगा कि ये बिजनेस सही नहीं है, 500 किलो बेचना पड़ेगा एक पैसा कमाने के लिए, तो मे बी यू नो दिस इज नॉट द बिजनेस लाइन फॉर यू, या आप कैलकुलेशन में कुछ गलत कर रहे हो, आप बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी शुरू से ही इंस्टॉल कर रहे हो। तो इस तरीके से इट ऑल्सो हेल्प्स यू गेट इन्वेस्टर्स, एक आपका बिजनेस का साउंडनेस आपको समझ में आ जाता है। सो एट दिस स्टेज किसी को कोई डाउट्स या कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा है। ओके ठीक है।
So we are well on time and मुझे कल एक बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग चीज दिखी जो मैं बिजनेस मॉडल या ये बिजनेस प्लान है उसके साथ कंपेयर करना चाहती हूँ. So I think हर कोई पहचान गया होगा कि ये कौन सी मूवी है. कौन सी? हाँ? कौन सी मूवी? एक मिनट, हाँ मैं दोबारा. तो बिजनेस प्लान्स कुछ इस तरीके के होते हैं. आई होप सबको ऑडियो भी इसका मैं प्ले करती हूँ. आवाज नहीं आ रहा है मैडम इसका? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. ओके तो उसके लिए आई डोंट नो कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ. बट या तो मैं इसका चाहे तो एक लिंक भेज दूंगी. नेट इसमें ये अंदाज अपना अपना का सीन है जिसमें तेजा मैं हूँ चलते रहता है. एंड ये जो नकली तेजा है ये ओरिजिनल इसको वही बोलता रहता है परेश रावल को कि मेरा बरसों से एक सपना है कि मैं एक पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, हजारों मुर्गियां पालूंगा, 1000 मुर्गियां लाखों अंडे देगी, लाखों अंडों में से करोड़ों चूजे निकलेंगे और बहुत सारी मुर्गियां बनेगी. उन बहुत सारी मुर्गियों का बहुत सारे अंडों का मैं ऑमलेट बनाऊंगा और ऑमलेट का राजा बन जाऊंगा और उस ऑमलेट के साथ ब्रेड भी मैं ही दूंगा. तो कहीं पे दिस इज व्हाट अ विजन इज, दिस इज व्हाट अ बिजनेस पर्सन्स विजन इज कि मैं कुछ मुर्गी खरीद के उसके अंडों के चूजों को और मुर्गियां बना बना के इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म करूंगा. एंड उस जो अंडे का मैं ऑमलेट का एक बड़ा सा दुकान खोलूंगा, उसका राजा बन जाऊंगा एंड उस ऑमलेट के साथ ब्रेड भी मैं खुद ही सप्लाई करूंगा. तो एक और न्यू लाइन ऑफ बिजनेस उसने सोच ली कि मैं ब्रेड भी खुद ही सप्लाई करूंगा. तो दिस इज व्हाट अ विजन इज, दिस इज व्हाट अ बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर्स विजन इज. जो एक फनी वीडियो के थ्रू मैं आई थिंक आप लोग को बताना चाह रही थी. बट दैट इज इट. आई थिंक आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है एंड दैट इज इट. सो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है आज के प्रेजेंटेशन पे तो पूछ सकते हैं. मैडम जो आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट, यस. हाँ, जो एग्जांपल आपने जो मिक्सर का दिया था, लेमन जूस का जो दिया था, हाँ, जो yes. फिक्स्ड कॉस्ट जो मिक्सर का है उसका रीसेल जो होता है मिक्सर का, सपोज वो पुराना हो गया, हाँ. उसको बेच दिया हम लोगों ने, तो उस कॉस्ट को कंसिडर करेंगे. एक एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये तो है ना थोड़ा सीए वाला क्वेश्चन हो गया, बट बिकॉज इसका मुझे नॉलेज है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मैटर नहीं करती कि उसका डेप्रिसिएशन कितना है और इसका रीसेल वैल्यू कितना है. बिकॉज आप कोई भी चीज जब खरीद रहे हो यू आर थिंकिंग ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ वे टू मेक मनी, एज अ वे टू प्रोड्यूस योर गुड्स. तो उसको बाद में जाके जब आप सेल कर रहे हो एंड उससे जो भी छुटमुट, सो 1000 रुपए की मिक्सी अगर खरीदी और बाद में जाके 200 रुपए मिले तो वो एक एडिशनल बोनस है. आपने मिक्सी इसलिए नहीं खरीदी कि मुझे बाद में बेच के 200 रुपए कमाना है. आपने मिक्सी इसलिए खरीदी कि मुझे उसका नींबू पानी बनाना है और नींबू पानी बेच के पैसे कमाना है. नहीं, तो ये जो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट है या रीसेल वैल्यू है वो सारा जो हेडिंग में आता है दैट कम्स एज अ डेप्रिशिएटेड कॉस्ट. एंड आई थिंक उसमें जो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में 1000 रुपीज मेंशन कर रहे हैं उसकी जगह हम लोग 800 कंसिडर कर सकते हैं. नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन कभी ये नहीं है ना कि मुझे उसको बेचना है. आपका इंटेंशन ये है कि मैंने मशीन खरीदी और ये मशीन मेरे को सालों साल काम देगी. आप उस हिसाब से मशीन को खरीद रहे हैं. तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आप हमेशा सारी चीजें पूरी लेंगे. जो आपने आपकी जेब से डाला, तो आपने आपकी जेब से 1000 रुपए डाला, कल जाके वो मशीन पूरी चकनाचूर हो गई और वो बिकी ही नहीं, इतनी खराब हो गई कि कोई 200 रुपए भी नहीं दिया. तो आपने जो इनिशियली उसको डिस्काउंट करके 800 रुपए अगर लिया तो फिर तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, है ना. अगर
उसकी मशीन ही पूरी फ्यूज हो गई, आग लग गई, उसके ऊपर कुछ गिर गया और वो इतनी टूट गई कि वो रिपेयर ही नहीं हो सकती। तो अगर आपने उसको पहले ही 800 रुपए कंसिडर कर दिया तो आपने खुद को डिस्काउंट करके 200 रुपए फिर आपका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। रादर वो 200 रुपए जब आपने कमाए, सो दैट बिकम्स लाइक एन एडिशनल बोनस। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य जांभळे। आदित्य जांभळे, हेलो आदित्य, you want to ask question? Okay, संदेश कोरडे, संदेश कोरडे, you want to ask the question? मैडम वो बच्चे का एक क्वेश्चन था। अच्छा, पेन पॉइंट्स, एक प्लीज एक्सप्लेन, चैट में डाला है। किसमें? पेन पॉइंट्स बोल के कुछ एक वर्ड टर्मिनोलॉजी थी एक स्लाइड में, पेन पॉइंट्स। अच्छा ये, हाँ, करंट पेन पॉइंट्स। हाँ, तो करंट पेन पॉइंट्स यानी जो हम कहते हैं ना दुखती नब्ज। तो कस्टमर अभी क्या चीजों से परेशान है, ये हमने जो कल भी देखा था कि कस्टमर अगर बोल रहा है कि मुझे अनहेल्दी स्नैकिंग करके मैं थक गया हूँ, मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो मेरी हेल्थ खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है और मुझे अच्छा स्नैक चाहिए, ये मेरा पेन पॉइंट है। वो एप्लीकेशन के केस में मेरा पेन पॉइंट था कि मेरा बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूजेज हो रहा है और मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं प्रोडक्टिव काम कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा पेन पॉइंट है। तो क्या चीज से करंटली आपका जो कस्टमर है वो किस चीज से परेशान है, वो आपका पेन पॉइंट कहलाता है। क्या चीज उसको पेन कर रही है, क्या चीज उसको दुख रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड। अविनाश मुळतकर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मुळतकर सर, अंडरस्टँड झालं सर मला। ओके। स्नेहा बिराजदार, स्नेहा बिराजदार, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, मेरे ख्याल से सबका डाउट्स क्लियर हुआ है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। उसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, बहुत ही अच्छा हो गया प्रेजेंटेशन। इसमें एक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और एक ब्रेक इवन एनालिसिस जो आपने इतना सिस्टमेटिक एक एग्जांपल देके जो बताया है, उसमें सभी बिजनेस स्टार्ट करने के जो डाउट्स है वो मैक्सिमम क्लियर हुए हैं। और उसमें और एक अच्छा पॉइंट था कि टारगेट कितना फिक्स करना चाहिए और कैसा फिक्स करना चाहिए, तो वो भी ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट, उसका कोरिलेशन बहुत सिस्टमैटिकली आपने प्रेजेंट किया है और उसके बारे में हमको बताया है। और बहुत सारे पॉइंट्स थे कि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ तो बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे भी ऐसा सोच रहे होंगे और आगे कल और अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, उससे और आइडिया क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट्स है वो बच्चे कल भी पूछ सकते हैं। लेकिन Yes. आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत एक्सीलेंट था। थैंक यू वेरी मच निधि मैडम। थैंक यू सर। सेल्फी ले लेती? यस, आज की सेल्फी हो जाए। ओके, सब लोग कैमरास प्लीज ऑन करते। प्रेजेंटेशन बंद करना पड़ेगा मैडम। अच्छा, आप लोग को बंद नहीं, हाँ ओके कर। आप करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हो गया हो गया। सगळे इथून घेऊ तो। आगे सब लोग